आज ये जो भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, ये जो बैनर तले ये जो आंदोलन चल रहा है स्कूल मर्जिंग के खिलाफ, यहाँ पे सभी क्रांतिकारी पूरे प्रदेश भर से उपस्थित है। मैं सभी क्रांतिकारी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सभी को अभिवादन, जय मूल्यवासी करती हूँ। जय मूल्यवासी। साथियों, ये बहुत सरकार के द्वारा ये जो शिक्षा नीति के जो है खिलाफ ये जो नीति लाई है सरकार ने शिक्षा के खिलाफ पे, ये बहुत गंभीर मामला है साथियों। इसको हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है और इस पे लड़ाई लड़ने की जरूरत है और लड़ाई लड़ने के लिए ही आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। साथियों, सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं करती है और जो नहीं करना चाहिए ये जो प्रदेश सरकार है, ये जो बीजेपी की सरकार है, वही करती है। अभी बीएड बीटीसी करने वाले बच्चे, अभी उनकी जो वैकेंसी आनी चाहिए वो सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है 5 सालों से, और जो शिक्षक की भर्ती होनी चाहिए सरकार भर्ती नहीं कर रही है। ऊपर से क्या कर रही है, स्कूल मर्जिंग सिस्टम के मतलब क्लोजिंग मर्जिंग के तहत जो है ये सरकारी स्कूलों को बंद करने का योजना बनाई हुई है। साथियों, मनुष्य माइनस शिक्षा बराबर जानवर के, मनुष्य से अगर शिक्षा को माइनस कर दिया जाए तो जानवर समान हो जाता है, वो 4 टांगों वाला जानवर बन जाता है। शिक्षा ही वो हथियार है साथियों जिससे हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले अपने टाइम में ही कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र टूटे, शूद्रों का पतन हुआ, शूद्रों का विनाश हुआ, शूद्रों का सत्यानाश हुआ। मतलब शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है वो राष्ट्रपिता अपने कीमती क्या सोचते हैं, विचार नहीं कर सकते हैं, सही तरह से सोच नहीं सकते हैं, तो सही नीतियां कहाँ से बनाएंगे। नीति बिना गति गई, जब हम सही रास्ते जो है सही नीति ही नहीं बना सकते तो सही रास्ते पर चलेंगे ही नहीं। जब सही रास्ते पर तो वित्त आने की उठता है। आज ये जो प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो मर्जिंग का कार्यक्रम लाया गया है, स्कूल बंद करने का जो योजना है प्रदेश, तो साथियों ये पूरी तरह से जो है शिक्षा को खत्म करने का प्लान है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लोकतंत्र इस देश में क्यों लाए? लोकतंत्र लाने के पीछे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सोच रहे थे कि हमारे लोगों को हजारों सालों से अधिकार वंचित किया गया, तो राजतंत्र में जो राजा का जो सिस्टम था कि 4 पिलर में रखा गया, अगर कोई सुधार करेगा, न्यायपालिका सुधार करेगी, न्यायपालिका भ्रष्टाचार, मीडिया प्रचार प्रसार माध्यम है। मीडिया क्या कहते हैं कि ये जनता की आवाज है। तो ये जो चारों पिलर है सामान्य व्यवस्था में, पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अगर तो ये जो वो जो 5 नेशनल पार्टी के टिकट से ही हमारे लोग चुन करके जा रहे हैं विधायिका में, तो उनका ही काम करने का काम कर रहे हैं साथियों। कार्यपालिका जो है जो IAS IPS IRS है, तो ये वो जो है लेटरल एंट्री के तहत उनकी भर्ती हो रही है। न्यायपालिका में भी वो 97% कब्जा है ब्राह्मणों का, तो मीडिया पे पूरा कब्जा है। कहने का मतलब ये जो लोकतंत्र का 4 पिलर है इस पे 97% ब्राह्मणों का कब्जा है। तो मात्र
खत्म होने वाली नहीं है साथियों। ब्राह्मणों का वर्चस्व क्यों कायम है इस देश में? ये साथियों वो पीढ़ी दर पीढ़ी महाभारत रामायण अपने बच्चों को बताते रहते हैं, उनका मामला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और हमारे क्या करता है। मैं बहुत सारे कार्यकर्ता के घर में कि जो कार्यकर्ता जिम्मेदार है, बेहतर कार्य करता है, लेकिन उसकी बीवी को नहीं पता है, वो जो कार्यकर्ता है जो संगठन के, उनकी बीवी को नहीं पता है कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी बीवी सोशल नहीं है, सोशल है वो, लेकिन जो ये कार्यकर्ता है, ये जो जिम्मेदार है, ये बताते ही नहीं है, अपने बच्चों को नहीं बताते हैं कि मैं इस संगठन में क्या कर रहा हूँ। तो साथियों हमें हमारे बच्चों को बताना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, इस देश में कौन सी लड़ाई चल रही है, इसको अपने बच्चों को बताना होगा। अकेले जान करके नहीं बैठना होगा। ब्राह्मणों की व्यवस्था इसीलिए कायम है क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी रामायण महाभारत वेद पुराण वो सब बताता रहता है। हमारे लोग फूले साहू अम्बेडकर ये जो मूल्यवासी बहुजनों का जो जीवन संघर्ष है उसको बताने का काम नहीं करते हैं। इस संगठन के माध्यम से हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लोग नहीं बताते हैं। तो साथियों हमें परिवर्तन करना है, हमें इस देश में परिवर्तन लाना है, प्रदेश में परिवर्तन लाना है, तो हमें हमारे घर से शुरुआत करना होगा। हमें हमारे बीवी को बताना होगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमें हमारे बच्चों को बताना होगा। ये नहीं कि तू केवल पढ़ाई कर, इस पर ध्यान मत दे, तू पढ़ाई कर, बेहतर पढ़ाई करेगा आपका बच्चा अगर इस संगठन से परिचित होगा, इस विचारधारा से परिचित होगा तो बहुत ही मजबूत होगा। इसलिए साथियों ये पीढ़ी दर पीढ़ी विचारधारा का ट्रांसफर हम लोगों को करना होगा। ये शुरुआत हमें अपने घर से करना होगा साथियों, तो परिवर्तन होगा। साथियों समय का अभाव है, मैं लास्ट में 2 लाइन बोलूंगी कि अगर जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था, अगर जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था, लहू में डूब कर वीड़ा उठा लेते तो अच्छा था। अगर जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था, लहू में डूब कर वीड़ा उठा लेते तो अच्छा था। वो लोहा जिससे बनती मेरे पाँव की बेड़ी, उसी को मोड़ कर खंजर बना लेते तो अच्छा था, उसी को मोड़ कर खंजर बना लेते तो अच्छा था। मुझे इस धरना प्रदर्शन में ये जो रैली का कार्यक्रम था इसमें मुझे समय दिया गया और आप सभी साथियों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी साथियों को आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मैडम अनुपमा रंजन मैडम। साथियों आगे इस महारैली को संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय सुधांशु मौर्य, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, आप आए और इस महारैली को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। साथियों आज जो स्कूल मर्जिंग के विरोध में महारैली हो रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में, यह बताने की जरूरत नहीं है कि आज यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हजारों किलोमीटर के दूर से आए हुए जो ये जन सैलाब दिख रहा है, लगभग 10,000 की भीड़ जो सामने दिख रही है। साथियों यह बयान कर रही है कि उत्तर प्रदेश के ये जो सरकार है उनके जो काले कानून लगातार हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, उसके विरोध में एक जन सैलाब खड़ा हो गया है। साथियों आज इस जन सैलाब को एक संगठित के रूप में होकर ये बगावत करने की जरूरत है कि अगर हम लोगों को सरकार के द्वारा उनके काले कानून जबरदस्ती थोपा जाता है, अगर हमारे शिक्षा का हनन होता है, अगर हमारे स्कूल बंद किए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से इस देश में पहला क्रांति शुरू होगा जो इस देश के लोग क्रांति करना चाह रहे हैं। साथियों क्योंकि इस देश में जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक ये लगातार जो शासक जाति के लोग हैं वो हमारे ऊपर अपने जो गुलामी है वो थोपते रहेंगे। अब ये लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन इस भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, तमाम आर्मड विंग, राष्ट्रीय प्रचार मोर्चा के द्वारा इस देश में और इस पूरे प्रदेश में इतना जागरूकता आ गई है कि आज मनुवादी की सरकार डरी हुई है। क्योंकि जब आप लोगों ने यह रैली प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जब तय हुआ तो सरकार के लोग डर गए और वो लगातार फोन पे फोन करने लगे हमारे कई युवाओं को, छात्रों को, और जो हमारे लीडरशिप करने वाले लोग हैं
उनको हायर किया गया, हमारी बसें रोकी गई, उसके बावजूद भी आज यहाँ पे लगभग 10,000 की भीड़ है। यानी ये साबित कर दे रहा है कि साथियों, हम इस देश में हम लोग आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। जो लगातार यह बार बार कहा जाता है कि इस देश में आजादी का आंदोलन नहीं चल रहा है, हम लोग गुलाम है। साथियों, हम लोग गुलाम थे, लेकिन हम लोग आजादी होने के लिए जो आंदोलन चला रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश से आग बनी हुई है। और ये सरकार अगर नहीं झुकती है तो यह हम लोग आज यहाँ से चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में 1 साल के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश का विधानसभा घेराव करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हजारों 10,000 की संख्या में लोग आए हुए हैं, आने वाले समय में हम साथियों उत्तर प्रदेश का विधानसभा घेराव करेंगे। और विधानसभा से जो सांसद विधायक चुन के जा रहे हैं, जो विधायक बैठे हुए हैं, अगर वो हमारे जो नियम कानून है उसके समर्थन में लोग नहीं बोलते हैं, हमारी बातों को अगर विधानसभा में नहीं बोलते हैं, तो साथियों हम लोग उनका घर भी घेरने वाले हैं। ये बात को ध्यान रख ले। इसलिए साथियों, उनको जबरन हमारी बात को मानना होगा, क्योंकि जो हमारी बात है, इस देश में बहुसंख्यक जो समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, उन पे हक अधिकार की बात कर रहे हैं, उनके मान सम्मान की बात कर रहे हैं। और जब तक मान सम्मान स्वाभिमान की बात इस देश में होती रहेगी, तब तक इस देश में आंदोलन चलता रहेगा। इसलिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ये केवल एक संगठन नहीं है, वो उत्तर प्रदेश और पूरे देश का एक ऐसा आंदोलन है जो छात्रों के अंदर लीडरशिप पैदा कर रही है, और जो छात्रों के अंदर जो जागरूकता अभियान है, जो समाज में उनको शासन और राज्य व्यवस्था की उनको जानकारी होना चाहिए, उसकी हम लोग लगातार जानकारी दे रहे हैं। और आप लोग इस संगठन से जुड़ के, इस आंदोलन से जुड़ के अपने आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, उसी की संख्या में आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यकीनन में हम लोग स्कूल मर्जिंग के विरोध में हम लोग कामयाब होंगे। अगर साथियों नहीं होता है तो हम इस देश में देशव्यापी आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और शासक जाति होंगे। तो साथियों, आप लोग इस बात को अमल करेंगे, अपने गांव-गांव में, अपने क्षेत्र में जाके इसका आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे और गांव-गांव में संगठन बनाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल 85, बोल 85, स्कूल मर्जिंग बंद करो, स्कूल मर्जिंग बंद करो, उत्तर प्रदेश सरकार होश में आओ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। माया शंकर, माया राम वर्मा, मान्यवर साथियों, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुधांशु मौर्य जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी, क्योंकि ये विद्यार्थियों का आंदोलन प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी। साथियों, आगे मैं माया राम वर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, आप आए और इस महारैली को संबोधित करें। माया राम वर्मा जी। मेरा है भाई, हेलो, मैं इस भीड़ में आए हुए लोगों को धन्यवाद करते हुए माननीय मेश्राम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इस समाज को जगाया, जो समाज सो रहा था, और जगाया ही नहीं, वो लड़ने लायक ही भी बना दिया। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगली सरकार जो 27 में बनेगी, वो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की बनने जा रही है। ये निश्चित तौर पे आप जान लीजिए। यही सरकार हमको बनानी है और इनकी सारी नीतियों को उलट करना है, उलट देना है। ये सरकार कोई हमारा काम नहीं करती। देखिए, देश में 75 साल हो गया, आज भी लोग 10 रुपए का चप्पल नहीं पहन सकते। अब 75 साल हमको आजाद हुए हो गया है, और ये सरकार और ये जो भी सरकार आती है, वो दोनों ये काम नहीं करती जो आदमी को कम से कम जरूरत। आपको ये बता दूं कि 88% जनता 6,500 में गुजर बसर कर रही है। 88% जनता। अब आप जान लो, और 6,500 रुपए में क्या होता है ये मैं बताता हूँ। बीजेपी के जितने भी नेता हैं, जितने सांसद हैं, जितने नेता हैं और जितने MLA हैं, ये सब 6,500 से 7,000 में रोज ये ब्यूटी पार्लर जाते हैं, उतना खर्च करते हैं, रोज खर्च करते हैं। और ये सब किसका पैसा है? आपका पैसा है। इसीलिए कहते हैं कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा है, जो सरकार अपनी बनेगी तो सबसे पहले तो जो योगी जी ने बुलडोजर चलाया,
और जिनके घर गिरा दिए हैं उनके सबके घर बनवाऊंगा। सबसे पहले उन्हीं के घर बनेंगे, सबसे पहले उन्हीं के घर बनेंगे। और एक सर्वे करा करके, पूरा सर्वे कराकर देश में जितने भी बेघर लोग हैं उनको सबको घर दिया जाएगा और सबको रोजगार दिया जाएगा। सबको रोजगार 100% रोजगार दिया जाएगा। ये आप लोग निश्चित जान लीजिए। अब आप कोई पत्रकार हमसे पूछ रहे थे कहाँ से पैसा आएगा, मैं बता रहा हूँ कहाँ से पैसा आएगा। जो योगी रैली करते हैं, योगी और मोदी, 90 करोड़ रुपया एक रैली में खर्चा होता है और अपने प्रदेश में ही मेरा ख्याल 25 दिन की रैली होती है। अब आप सोच लीजिए कितना पैसा ये अपने रैली में खर्च कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ये जिनके ये प्रमुख सचिव जितने सरकार में बैठे हुए हैं, ये सब 4 गाड़ी रखे हुए हैं। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, 4 गाड़ी, और रोज इनके घर से निकलती है और सेक्रेटरीट तक जाना रहता है इनको। सरकारी बंगला मिला हुआ और 4 गाड़ी रखे हुए हैं, 4 गाड़ी रखे हुए हैं और रोज कैमरे पे वो कैद होता है। जैसे सरकार बनेगी, ये जितने सेक्रेटरी है सबको सस्पेंड करके और उनकी तनख्वाह से पैसा काट लेंगे। सबको सस्पेंड करके उनकी तनख्वाह से पैसा काटेगा, वही पैसा आएगा। और ये समझ लो जो विदेश में पैसा रखे हुए हैं, स्विस बैंक में कहते हैं कितने करोड़ है, वो तो सब देशद्रोही हैं। देशद्रोही क्यों विदेश में पैसा हमारा ले जाकर रखे। देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर चलाया जाएगा। और मैं खुद चल रहा हूँ, बहुत सारी चीजों का मैं खुद ही मुकदमा देखूंगा, मैं खुद ही देखूंगा। ये नहीं होगा कि पिछली बार शाह आयोग लगा बना दिया, वो सवर्ण सब बने हुए। अरे हम तो अमित शाह ये सब जेले में रहेंगे, हम खुद जांच कर लेंगे, सब जांच कर लेंगे। ये जितने हैं, जितनी ईडी पीडी है, हम सब खुद जांच कर लेंगे। हम इनको सबको फांसी तो दिया जाएगा, ये फांसी तो दिया जाएगा। ये सब जान लो कि ये इतनी इन लोगों का सारा बंटाफोड़ कर देंगे और सारा पैसा आप लोगों की शिक्षा में, सबको रोजगार तभी मिलेगा जब इनका पैसा छीन लेंगे। हाँ, तभी मिलेगा। तो ये समझ लो कि सारा हमने और बहुत सारी चीजें कही हैं। सबको, साइकिल वाले को साइकिल देंगे, रिक्शा वाले को रिक्शा और ठेलिया वाले को ठेलिया देंगे। हम स्कूटर और लैपटॉप नहीं देंगे किसी को। हाँ, ये हमारे आदमी नहीं, ये सब पूंजीपतियों का काम है। हाँ, ये स्कूटर कहते हैं, हम इसीलिए कह रहे हैं साइकिल वाले साइकिल वाले साइकिल और स्कूटर वाले। जितने रोजगार चला गया है, जितने रोजगार इन्होंने बेच दिया है, उन सबको फिर से सरकारी नियंत्रण में ला करके और उसमें सारा रोजगार दिया जाए। टोल टैक्स इतना ज्यादा ले रहे हैं, उसको भी कम किया जाएगा और ये सब सरकारी में किया जाएगा। हाँ, सरकारी में कर दिया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी भी घटाया जाएगा। जीएसटी से बहुत नुकसान हो रहा है। इस बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वर्मा जी। साथियों, मैं सभा को संबोधित करने के लिए आगे आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय फूल सिंह लोधी, प्रदेश पार्टी उत्तर प्रदेश। आप आए और इस धरना प्रदर्शन महारैली को संबोधित करें। आज इस विशाल रैली को नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के चांद मोहम्मद साहब, सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और दूर दूर से आए हुए हमारे महिलाएं, बच्चे, सभी मूल निवासियों का हार्दिक स्वागत व वंदन है। साथियों, इस देश में पहला विदेशी
आर्य नाम से इस देश में 4000 साल पहले घुसपैठिया के रूप में आया है और यहाँ के लोगों को 6743 जातियों में बांट करके वर्ण व्यवस्था कायम करके मूल निवासियों को नीच बनाने का काम किया है। और साथियों, पहला विदेशी आकर के सभी विदेशियों को नंबर वाइज भारत में बुलाया है और सभी से देश को लुटवाया है और सबसे 40% हिस्सा लिया है। जब अंग्रेजों को इन्होंने बुलाया तो नंद कुमार नाम का मनवादी बंगाल का 40% हिस्सेदारी मांगा तो सबसे पहले उसको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था और कहा कि अंग्रेज तो हमारी सारी व्यवस्था खत्म किए दे रहे हैं। दासी प्रथा खत्म किया, सती प्रथा खत्म किया, नर बलि खत्म किया, पशु बलि खत्म किया। और साथियों, इस तरह करके हमारे आदमी को सबसे पहले फांसी पर भी लटका दिया। तो जैसे आज पूरे भारत में हिंदू 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 का नारा दे रहे हैं, उस टाइम आजादी 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 का नारा लगाने लगे। साथियों, आजादी का नारा लगा करके उसमें शहीद कौन हुआ? एससी बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग शहीद हुए, चाहे झलकारी बाई कोरी रही हो, चाहे उदाबाई पासी रही हो, चाहे अवंती बाई लोधी रही हो, तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लाखों लोग शहीद हुए। लेकिन ये झूठों ने क्या लिख दिया? दे दी हमें आजादी, खड के बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लाखों लोग कुर्बानी चढ़ गए, लाखों लोग फांसी पर चढ़ गए, लाखों लोगों को गोली मारी गई। क्या सब व्यर्थ में गया? तो ये झूठे लोग क्या लिख दे, कोई पता नहीं चलता। साथियों, ये सरकार आने से पहले बहुत काला धन की बात की जाती थी, लेकिन जब स्विस बैंक से लिस्ट आ गई तो देख के हवा खराब हो गई। उन्हीं का काला धन था जो सभी विदेशियों से 40% लेते गए। और जब लिस्ट देखा, आज कभी काला धन की बात करते हैं, ये 15-15 लाख की बात किए थे। एक एक परिवार को 15-15 करोड़ भी दिया जाए तब भी काला धन खत्म नहीं होगा। इस तरह हमारे देश को लूटा गया है, मूल निवासियों को कमजोर बनाया गया है। समय का अभाव है, मैं अपनी बारी समाप्त करता हूँ। जय मूल निवासी, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय फूल सिंह लोधी, प्रदेश सचिव बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। साथियों, मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय चांद मोहम्मद सर, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उत्तर प्रदेश। आप आए, साहब से मिलने, आप आए और इस सभा को संबोधित करें। साहब जी, साहब को दोनों बसा गए? हाँ, दो बसा देंगे, आ रहे को। साथियों, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, इस देश में और खासतौर से इस प्रदेश की बीजेपी सरकार ने माइक लगी थी, आप प्राथमिक स्कूलों को जिस तरह से मर्ज करने, तो यह स्कूलों का मर्जर नहीं है, बल्कि इस देश के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों के बच्चों की शिक्षा का मर्डर है और इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो साथियों, आज अगर हम देखें तो एक लंबा इतिहास रहा मूल निवासी समाज में जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों का, जिस समाज को हजारों साल से शिक्षा से वंचित किया इस देश में मनुवादी ताकतों ने। शिक्षा के बंद दरवाजे को खोलने के लिए
जीवन पर्यंत संघर्ष किया ओबीसी SC ST माइनॉरिटी में जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने। और हमें फक्र है इस देश के आधुनिक भारत के निर्माता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित और शिक्षा से वंचित समाज को शिक्षित करने के लिए जो संकल्प उठाया, और उन्होंने 1848 में जब पहला पाठशाला खोलने का निर्णय लिया तो इस देश में 3.5% मनुवादियों के कान खड़े हो गए। जिन्होंने मनुस्मृति जैसी किताबों में स्त्री शूद्र शिक्षा न देहताम की बातें लिखी, स्त्रियों और शूद्रों को ज्ञान नहीं देना है ऐसी बातें लिखी और उसको अमल में लाने का काम किया। इस तरह की व्यवस्था को खंडन ही नहीं करने का काम किया, बल्कि एक बहुत बड़ा विद्रोह, बहुत बड़ा बगावत किया इस मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को शिक्षित करने के लिए ज्योतिराव फूले ने। हमें फक्र है उनके इस आंदोलन में हर मोड़ पे माँ फातिमा शेख और अब्दुल उस्मान शेख साहब ने साथ देने का काम किया। और आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्राथमिक स्कूलों को मर्जर नहीं करना चाहती है, बल्कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के भविष्य का मर्डर करना चाहती है, उनके बच्चों के शिक्षा की हत्या करना चाहती है। तो उस आंदोलन में, इस लड़ाई में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और देश का मुसलमान ठीक उसी तरह से खड़ा है। आज इस आंदोलन में, इस लड़ाई में जिस तरह से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के साथ माँ फातिमा शेख और अब्दुल उस्मान शेख साहब खड़े थे। तो साथियों, ये आज जो हमें अधिकार मिला है, इसके पीछे फूले साहू अंबेडकर और माँ फातिमा शेख अब्दुल उस्मान शेख साहब का संघर्ष जुड़ा है। और अगर उस संघर्ष की कोई हत्या करना चाहेगा तो हम इसे बर्दाश्त करने वाले नहीं है। तो साथियों, आज ये जो प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर करना चाहते हैं, 10,000 से ज्यादा आज उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर जो कर रहे हैं, उससे अभी उसके आने वाले जो गंभीर परिणाम है वो दिखाई देने लगे। अमेठी का अभी डेटा सामने आया, जहां 88 प्राइवेट स्कूल में 8,000 बच्चे जिन्हें पंजीकृत नहीं, जिन्हें मान्यता नहीं है सरकारी, उसके बावजूद वो विद्यालय चला रहे, संचालित कर रहे हैं। जबकि देश का बनाया और देश के खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों की जो है पूंजी से, उनके एक एक पैसे से बनाए गए जो सरकारी स्कूल है उसमें ताले डालने का काम कर रहे हैं, उन्हें बंद करने का काम कर रहे हैं। इसकी नींव आज नहीं डाली गई। जब उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों का पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में संविलियन करके हजारों स्कूल उत्तर प्रदेश के एक ही कैंपस में जो प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय चलाए जाते थे, उनको कमोजिट करने का काम किया। तो ये पहल प्राथमिक शिक्षा को समाप्त करने की आज से नहीं शुरू की गई, बल्कि इस देश में संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को समान रूप से शिक्षा का अधिकार होगा, आर्टिकल 21 के तहत होगा। इस बात का अधिकार जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उसको इस देश में मनुवादी सरकारों ने अमल में लाने का काम नहीं किया, लागू करने का काम नहीं किया। इस देश में उसे अमल में लाया जाए, सभी को जो शिक्षा मौलिक अधिकार है उसे लागू किया जाए। इसकी लड़ाई लगातार इस देश में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब लड़ते रहे और समाज में मौलिक शिक्षा का अधिकार कानून बनाकर लागू किया जाए। इस लड़ाई का नतीजा निकला साथियों, 2009 में RTE एक्ट लागू करना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रोविजन किया गया और 1 किलोमीटर के दायरे में, हर 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए, ऐसा राइट टू एजुकेशन एक्ट में प्रावधान किया गया। लेकिन आज ये आर्टिकल 21A में प्रोविजन है, RTE एक्ट में यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट में इसका प्रावधान है। लेकिन ये प्रावधान होने के बावजूद अगर वो विद्यालयों का मर्जिंग कर रहे हैं, तो आज हमारे समाज के बच्चे जो साधनहीन है, जो संपन्न नहीं है,
क्या वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी तय करके क्या स्कूलों में शिक्षा ले जाने के लिए पहुंच पाएंगे क्या? तो आज हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा की पहुंच से दूर किया जा रहा है और इसके पीछे जो साजिश की जा रही है, मैं चुनौती देता हूं योगी सरकार को कि अगर इस रवैये में बदलाव नहीं करते तो अभी हम लोग बेसिक शिक्षा निदेशालय पे ये प्रोटेस्ट मार्च लेकर आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3:30 बजे तक बेसिक शिक्षा निदेशक यहां आएंगे और हमारी बात सुनेंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो हम बेसिक शिक्षा निदेशालय के कार्यालय की तरफ यहां से कूच करने वाले हैं। तो साथियों, इस देश में हमारे महापुरुषों ने हमें अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन आज उस शिक्षा को समाप्त करना चाहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध कहा करते थे, जिस प्रकार से अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी तरह से अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जिस तरह से इन्होंने 84 लाख स्तूपों को नष्ट करने का काम किया, शिक्षा के उन महान केंद्रों को नष्ट करने का काम किया ब्राह्मणवादी ताकतों ने, आज उन्हीं की औलादें जो शिक्षा के बनाए गए प्राथमिक विद्यालय के सेंटर हैं उन्हें नष्ट करना चाहती हैं, उन्हें समाप्त करना चाहती है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कानून भी प्राथमिक विद्यालयों पे लागू करने वाले हैं। यानी स्कूल के अंदर बैठा हुआ मास्टर जो अभी है, जिसकी नियुक्ति है वो सरकारी होगा, लेकिन उस बिल्डिंग का जो कस्टोडियन होगा, मालिक होगा, केयर टेकर होगा, वो निजी व्यक्ति होगा। तो इस देश में आज जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं, उन सार्वजनिक संस्थानों को निजी व्यक्तियों के हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं। और आज शिक्षा का निजीकरण उसका उदाहरण है। इस देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग एक देश एक राष्ट्र की बात करते हैं, एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन एक देश एक शिक्षा व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ये दोगले लोग हैं, ये दोगले लोग हैं, ये भारतीय लोग नहीं है, ये विदेशी लोग हैं। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करने वाले लोगों को मैं चुनौती देता हूं, अगर एक बाप की जायज औलाद है तो इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता बाद में है, पहले एक देश एक शिक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता है। इस देश में समय समय पे शिक्षा के अधिकार के लिए भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने नारा दिया, स्लोगन दिया और इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया साथियों, कि आज इस देश में राष्ट्रपति हो चाहे चपरासी की संतान, सबको हो शिक्षा एक समान। इस देश में शिक्षा का समान रूप से अधिकार लागू होना चाहिए था, शिक्षा का निजीकरण नहीं होना चाहिए था। दुनिया के दूसरे देशों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज तरह तरह के सेंटर शिक्षा की पहुंच के लिए, आम लोगों की पहुंच तक के लिए करोड़ों रुपए अरबों खर्च करती है दुनिया की सरकारें। लेकिन आज जिस संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा के लिए 10% कुल जीडीपी का जो है खर्च करने के लिए प्रोविजन किया, लेकिन इस देश में कांग्रेस बीजेपी जैसी ही मनुवादी पार्टियां शासन सत्ता में रही, लेकिन आज तक शिक्षा पर 10% जीडीपी का खर्च नहीं हुआ। आज उसका उदाहरण है कि जिस अनुपात में संविधान लागू होने के बाद शिक्षा का प्रचार प्रसार फैलाव और बढ़ाव होना चाहिए था, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। साउथ इंडिया में मूल निवासियों के कुछ मुख्यमंत्री हैं, कुछ राज्य हैं। आज अगर हम सोशल मीडिया के जरिए ये देखते हैं कि एक बच्ची एक पाठशाला में तेलंगाना में पढ़ती है, एक बच्ची, मात्र एक विद्यार्थी है, एक छात्र है तेलंगाना के एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए पूरा स्टाफ उस स्कूल में जाता है और उसे संचालित करते हैं। लेकिन यही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार
जिन स्कूलों में 50 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें भी बंद करने की तैयारी है। और सिर्फ प्राथमिक स्कूलों पर ही ये ताला नहीं डाल रहे हैं, बल्कि माध्यमिक स्कूलों के लिए भी नोटिफिकेशन, इन्होंने अधिसूचना जारी किया है कि जिन माध्यमिक कॉलेजों में 100 से लेकर 200 बच्चों की स्ट्रेंथ है, हम उन्हें बंद करने का काम करेंगे। तो ये जो लोग शिक्षा के अधिकार से कल भी वंचित किए, क्या आज वो हमें शिक्षा देना चाहते हैं क्या? जिन्होंने कल हमारे पुरखों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया, क्या आज वर्तमान में उनकी औलादें हमें शिक्षित होने देखना चाहती हैं क्या? शिक्षित होने की वजह से बीजेपी की महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ता थी 2018 में अलीगढ़ में ब्राह्मण सम्मेलन में, उसने ये स्टेटमेंट दिया, मीटिंग में ये बोलते हुए कहा, जिनके पुरखे हमारे पुरखों के कभी जूते साफ किया करते हैं, आज शिक्षा की वजह से कुर्सियों पर बैठकर हमें आदेश दिया करते हैं। ये बात उन्हें कैसे बर्दाश्त होगी? ये बात उन्हें कैसे बर्दाश्त होगी? क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के अंदर सवाल, चिंतन, मंथन, तर्क करने का, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इस बात की समझ पैदा करती है। वो जाहिल बनाए रखना चाहते हैं, वो गंवार बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि गंवार, जाहिल, मूर्ख बनाए बगैर इस देश में ब्राह्मणवाद का वर्चस्व कायम नहीं रह सकता। ब्राह्मणवाद का किला जाहिल और गंवार और अशिक्षित और अनपढ़ बनाए बगैर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञानता और ब्राह्मणवाद का गहरा संबंध है। अज्ञानता के अभाव में ब्राह्मणवाद जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो अज्ञानी बनाए रखना चाहते हैं और इसलिए 10,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर करने का काम कर रहे हैं, उनमें ताले डालने का काम कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए वामसेवक भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने 18 सितंबर को इसको लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान किया और आज इस लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हजारों की तादाद में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग जो शिक्षा मौलिक अधिकार है उसको बचाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। तो साथियों, हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है, हमें जद्दोजहद करने की जरूरत है, मायूस नहीं होने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहा करता हूं, ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। फूल पत्थर पे खिल रहे हैं और चराग आंधियों में जल रहा है। ये ऐसे चिंगारी हैं, ये ऐसे चिराग हैं कि अगर वो हमारे महापुरुषों के संघर्ष से जो हमें अधिकार मिले, अगर उसे हाथ लगाने की कोशिश करेंगे तो आने वाले दौर में, आने वाले कल में इस आग के शोलों में ये जो चिराग है, ये संगठित जो चिराग है, ये वो शोले बनेंगे कि उस शोले में, धधकती आग में ये मनुवादी लोग जो षड्यंत्र और साजिशें करने वाले लोग हैं वो जलकर राख हो जाएंगे। तो ये व्यवस्था बदलेगी, उसके लिए हम आपको संघर्ष करने की जरूरत है और उस दिशा में हम आप पहल कर रहे हैं। तो इसलिए तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, सरकारी स्कूलों का मर्जर बंद करो, सरकारी स्कूलों का मर्जर बंद करो। राष्ट्रपति हो चाहे चपरासी की संतान, राष्ट्रपति हो चाहे चपरासी की संतान, बोल 85, भारत मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। मेश्राम साहब संघर्ष करो, मेश्राम साहब संघर्ष करो, चौधरी विकास पटेल संघर्ष करो, चौधरी विकास पटेल संघर्ष करो। हर जोर जुल्म के टक्कर में हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो संघर्ष करने वाले लोगों को मैं अपील करता हूं, छांव में खड़े होने के बजाय मैदान में आइए। अभी सड़कों पर जाना है, अभी शिक्षा निदेशालय के हेडक्वार्टर की तरफ जाना है,
तो छांव में रहने के बजाय सामने आइए। ये लड़ाई मैदान की है, ये लड़ाई सड़क की है। उस दिशा में हम आपको पहल करने की जरूरत है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस मंच के जरिए और इस धरना स्थल से हम लोग चेतावनी देते हैं कि सरकार अगर प्राथमिक स्कूलों के मर्जर के सिस्टम को वापस नहीं लेती है तो विधानसभा का घेराव करेंगे लाखों की तादाद में। साथियों, उसका ऐलान करके जाएंगे। तो साथियों, इस मौके पर मैं इतनी ही बातें जरूरी समझता था। आपने मेरी बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जब से बीजेपी आई है कमर तोड़ महंगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चांद मोहम्मद सर, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली। साथियों, आगे इस विशाल धरना प्रदर्शन महारैली को संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय सिद्धार्थ मौर्य, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नई दिल्ली। माननीय सिद्धार्थ मौर्य संघर्ष करो, माननीय सिद्धार्थ मौर्य संघर्ष करो। स्कूल मर्जर करना बंद करो, स्कूल मर्जर करना बंद करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो। साथियों, जो साथी इधर उधर खड़े हैं, साथी से निवेदन है कि अभी हम लोगों को माननीय जनाब चांद मोहम्मद जी ने आपसे अपील भी किया कि अगर ये संघर्ष के लिए हमें मैदान जंग में आना पड़ेगा और अभी हम लोग निदेशालय की तरफ चलेंगे, तो ये तैयारी होनी रखी रहनी चाहिए। तो आप लोग सामने आए, आप लोग छांव में रहेंगे तो इस आंदोलन का मजा नहीं आएगा। साथियों, ये स्कूल बंद करने का जो मसला है, वास्तव में यह प्रावधान भारत सरकार ने 20 जुलाई 2021 के दौरान जब आपके घरों के चहरदीवारियों में बंद कर दिया गया कोरोना लॉकडाउन के नाम से, उसी दौरान भारत सरकार ने चुप्पे और चोरी से कहा कि हम दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं। और उस एजुकेशन पॉलिसी जो इस सरकार ने लाई, उस सरकार ने प्रावधान किया कि आने वाले 2035 तक भारत के जितने भी इंस्टीट्यूट है, जो सरकारी इंस्टीट्यूट है, उन इंस्टीट्यूटों को ऑटोनॉमस घोषित किया जाएगा। यानी ये एजुकेशन पॉलिसी का परिणाम है और एजुकेशन पॉलिसी की वजह से भारत में आज वर्तमान में 90,000 प्राइमरी स्कूल खतरे के निशान पर है। केवल उत्तर प्रदेश नहीं है, यह उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राइमरी स्कूल खतरे के निशान पर है, जिसमें 10,000 को मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने का अर्थ है कि आपके लोगों को आरटीई एक्ट के अनुसार 2009 में यह प्रावधान किया गया था कि हर बच्चों का हर गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राइमरी स्कूल स्थापित होगा। और जो 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राइमरी स्कूल का प्रावधान 2009 के आरटीई एक्ट में प्रावधान किया गया था, आज सरकार ने बदल कर दिया। क्या बदला? अब सरकार ने उल्टा कर दिया। जो स्कूल 1 किलोमीटर पर होना चाहिए, उसके बजाय कंपोजिट शराब की दुकान कर दिया। आप शराब के गिरफ्त में आपके समाज को कर दिया, अभिभावक को कर दिया। और बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए जो 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल था, उस स्कूल को 10 किलोमीटर के दायरे में कर दिया। जब 10 किलोमीटर के दायरे में कर दिया, नन्हा छोटा बच्चा जिसके पांव छोटे होते हैं, वो बच्चा कैसे 10 किलोमीटर की दूरी पर जाएगा? ये खतरा
के आने वाली पीढ़ी का है। ये खतरा केवल ये यहाँ आंदोलन करने वाले केवल लोगों का नहीं है, ये खतरा केवल टीचरों का सवाल नहीं है, ये खतरा आपके आने वाली पीढ़ी का है। इसलिए ये लड़ाई पीढ़ी की है, ये केवल शिक्षा बचाने की लड़ाई नहीं है साथियों। इतना ही नहीं बल्कि इस मर्जर से आपको आने वाले समय में सोच लो, अगर उत्तर प्रदेश में 27,000 अगर मोटी मोटा 30,000 मान लो, 30,000 स्कूलें बंद की जाती है तो 30,000 स्कूलों में न्यूनतम अगर 3 अध्यापक है तो 3 अध्यापक मर्ज किए जाएंगे दूसरे विद्यालय में। जब 3 अध्यापक दूसरे विद्यालय में मर्ज किए जाएंगे तो वही 90,000 टीचर दूसरे विद्यालय में चले जाएंगे। अगर दूसरे विद्यालय में 90,000 टीचर चले जाएंगे तो भारत में नहीं दुनिया के एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार भारत सरकार को विश्व बैंक प्राइमरी एजुकेशन का 75% पैसा देता है खर्च करने के लिए। विश्व बैंक बार बार इनसे कह रहा है कि हमारे पैसे का हिसाब दो, तो हिसाब देने के बजाय ये विश्व बैंक के सामने स्कूल को बंद करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और स्कूल बंद करके आने वाले समय में जो इस देश में अगर ये 1 लाख 1.25 लाख विद्यालय है तो 1.25 लाख विद्यालय में अगर 4 कक्षाएं हैं तो 5 टीचर प्रति होने चाहिए, तो 5 लाख टीचर होते। 5 लाख टीचरों में से मात्र वर्तमान में 2.5 लाख टीचर है संभवतः, और 2.5 लाख टीचर में से 2.5 लाख टीचरों की आवश्यकता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को समझ में आया कि अगर हमने 2027 का चुनाव जीतना है तो 27 के चुनाव के लिए इन्होंने रणनीति बना रहे। क्या बनाया कि 2.5 लाख को पूरा करने के लिए, क्योंकि विश्व बैंक के इनके ऊपर दबाव है, इसलिए पूरा करने के लिए 90,000 टीचरों को मर्ज करेंगे। तो 90,000 टीचर मर्ज हो जाएंगे तो 2.5 लाख में से माइनस 90,000 जब कर दोगे तो जो 2.5 लाख नए विद्यार्थी आपके नौकरी पाते, डीएलएड बीएलएड के लोग जब नौकरी पाते तो आपका नौजवान 2.5 लाख नियुक्ति ले जाता और वो टीचर बनता। तो 2.5 लाख को 90,000 1 मिनट में समाप्त कर दिया। अब 90,000 समाप्त कर दिया, फिर आने वाले 27 के चुनाव तक ये सरकार आपको 10-15 हजार की नौकरी के लिए आवेदन करा देगा, आवेदन कराएगा। इसमें लाखों नौजवान विद्यार्थी आवेदन करेंगे और लगभग 30 लाख से ज्यादा आवेदन संभवतः करेंगे। जब करेंगे और इनके हर विद्यार्थियों से 1-1 हजार रुपया वसूलेगा सरकार, और वसूल करके इस देश के सारी व्यवस्था को कब्जा करेगा और कब्जा करके आपको नौकरी नहीं देगा। ये आपके नौकरी का भी खतरा है। अगर हमारे नौजवान डीएड बीएलएड और बीएड कर रहे हैं, सीटेट पास है, तो ये सोच रहे हैं कि हमारे मामला नहीं है, ये तो टीचर पढ़ाते नहीं है इसलिए बंद हो रहा है। अरे भाई ये गधेपंथी की हद है, ये टीचर का मामला नहीं है, ये तेरी नौकरी भी खतरे में है। वैकेंसी नहीं आएगी। अगर आज वो 90,000 मर्ज नहीं होते तो 90,000 वैकेंसी आती, और 90,000 वैकेंसी होती तो ये हमारे नौजवान हमारे साथी बेरोजगार नहीं घूमते। 10,000 की नौकरी के लिए माल में जाकर के नौकरी गुलामी नहीं करते। तो साथियों ये केवल मर्जर का मामला नहीं, ये एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, एजुकेशन पॉलिसी इतना ही नहीं बल्कि आपके भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए इन लोगों ने कक्षा 6 से लेके 8 तक सर्टिफिकेट योजना का लाया है, जिसे वोकेशनल कोर्स कहा जाता है। वोकेशनल कोर्स के नाम से आपके नौजवानों को 8 तक पढ़ा करके उनको सर्टिफिकेट देगी सरकार, और उनको उन्हीं सर्टिफिकेट के आधार पर दुग्ध पालन और तमाम जानवर पालन, मत्स्य पालन, और यहाँ तक आपको देगी वो सर्टिफिकेट कि आपको बच्चों को बागवानी लगाने की चमड़े का जूता कैसे बनता है, आपके ये सारे आपके
एजुकेशन पॉलिसी में डाल दिया गया। और एजुकेशन पॉलिसी अगर वो सोचो, ये एजुकेशन पॉलिसी में डाल दिया गया तो आने वाले समय में आपकी आने वाली पीढ़ी खतरे में है। ये एजुकेशन पॉलिसी की वजह से ये सारा समस्या निर्माण हुआ। तो साथियों, मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी के तौर पर आज इस उत्तर प्रदेश से अपील करना चाहता हूं कि ये अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और ये शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर जो अभी भी नहीं यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कहा था 3:30 बजे तक आएंगे, मगर वो आए नहीं है। उनको ये अपील जा रहा होगा तो उनको पुलिस विभाग के लोगों को पहुंचाना चाहिए। आपने डायरेक्टर ने कहा कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, आपके हजारों लोग आ रहे हैं, आप दूसरा स्थान चूज करो। तो हमने उनकी बात मान ली, मगर अब हमारी बात आपको मानना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि आपको ज्ञापन लेने के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। जब तक यहाँ नहीं आओगे तब तक हम लोग जाने वाले नहीं। अगर ज्यादा जोर जुल्म करोगे तो हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन के लोगों से निवेदन है कि जितना जल्दी ये भीड़ हटाना चाहते हो तो निदेशक को बुला लो। बगैर निदेशक के लोग हटने वाले नहीं है। ये वो लोग हैं जो आरएसएस के हेडक्वार्टर को भी नहीं छोड़े, तो वो लोग हैं ये सामान्य लोग नहीं है। इसलिए साथियों, हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों से यहाँ से जाने के बाद एक अपील करना चाहते हैं, क्योंकि ये रैली से ही केवल आपका समस्या समाधान नहीं होगा, ये प्रदर्शन से ही केवल आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि आज से जाने के बाद हर न्याय पंचायतों पर जाओ, टीचरों को और अभिभावकों को तैयार करो और अभिभावकों को कहो आपकी बेटा जो पढ़ने और बेटी सीटेट बीएड करके पढ़ी हुई है, ये आपकी नौकरी खतरे में है। इसको बचाने के लिए आपको सड़क पर आना होगा। उनको तैयार करो। टीचरों को कहो जो प्राइमरी स्कूल में 27,000 प्राइमरी स्कूल में अगर प्रधानाचार्य थे, वही मर्ज हो करके जो प्रधानाचार्य होंगे वही जाएंगे दूसरे विद्यालय में सहायक अध्यापक बन जाएंगे। दुनिया में सब प्रमोट करते हैं, सबका प्रमोशन होता है। भारत में उत्तर प्रदेश नाम का राज्य है जहां पर कर्मचारियों को डिमोट करता है। आपको प्रधानाध्यापक से सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा। सोचो आपकी कितनी बड़ी तौहीन होगी, वहीं पर आप पढ़ाओगे। इतना ही नहीं, इस मर्जर से रसोइया की नौकरी खतरे में हो जाएगी। जो हमारे समाज की SC ST की महिलाएं रसोइया की काम करती हैं, वो 27,000 रसोइया 1 मिनट में समाप्त हो जाएगी। एक स्कूल में 2 रसोइया है तो सोचो कितना समाप्त हो जाएगा। ये आप तय कर लो, 54,000 नौकरियां समाप्त हो जाएगा। और उस एक नौकरी के पीछे 2 बच्चे और एक पति है, सोचो कितने लोग उसके गिरफ्त में आएंगे। इतना भयंकर मामला है। ये केवल मर्जर के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये हमारे समाज को बचाने के लिए कर रहे हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये आंदोलन सफल करना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में कल से ही ये अभियान चलाओ। जैसे भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, वैसे ही आप अभियान चलाओ, मर्जर बंद अभियान। हर गांव में मर्जर बंद अभियान, स्कूल मर्जर बंद अभियान चलाओ। हर कार्यकर्ता गांव के लोगों को इकट्ठा करो, ये बात समझाओ। कल आप उनका बच्चा खतरे में है, कल आपका भी बच्चा खतरे में है, आपका भविष्य आने वाला खतरा में। आखिर में आप कमाई किस लिए करते हो? आप अपनी कमाई इसलिए करते हो कि हमारा आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो, मगर सरकार आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य
गर्त में डाल रही है। अगर सरकार आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य गर्त में डालने का काम कर रही है तो आपको उस सरकार का नकेल पकड़ करके उसका बंदोबस्त करना होगा। और उस बंदोबस्त करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में ये अभियान चलाना होगा। स्कूल मर्जर बंद करो अभियान के अंतर्गत संगठन निर्माण करना होगा। अगर ये संगठन निर्माण कर लेते हो 2 महीने में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में, तो अगली हमारी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। ये विधानसभा में बैठे हुए तब सत्र भी चलेगा, हो सकता है सितंबर अक्टूबर के महीने में विधानसभा सत्र भी चलेगा। और विधानसभा सत्र जब चलेगा तब ये लाखों की भीड़ जो गांव से आई हुई अभिभावक होंगे, जो अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए उस विधानसभा पे चढ़ाई कर सकते हैं। ये तैयारी हो सकती है अगर आप ये तैयारी करते हो तो। और ये आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। मतलब जो ज्योतिराव फूले ने एजुकेशन को लेकर के आंदोलन खड़ा किया था, आपके पास अवसर दिया दुश्मनों ने, आप फिर उसी एजुकेशन के आंदोलन के आधार पर समाज में मुक्ति और आजादी पा सकते हो। ज्योतिराव फूले कहते हैं कि अगर शिक्षा नहीं है तो शिक्षा बिना मत गई बित गया, यानी शिक्षा से आपका बहुत बड़ा उद्धार होता है। अगर शिक्षा से बहुत बड़ा उद्धार होता है तो आपकी जिम्मेदारी है हमारे पुरखों का दिया हुआ अधिकार, ये इनकी अधिकार नहीं है, ये हमारे पुरखों का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस अधिकार को फंडामेंटल राइट में रखा, मौलिक अधिकार में रखा। किसी बाप की औकात नहीं थी ये अधिकार देने की, मगर हमारे पुरखे बाप ने दिया ये अधिकार। आज हमारे बाप का दिया हुआ अधिकार ये ब्राह्मण छोड़ने छीनने का काम कर रहा है। ये छीनने का काम करने वाले लोगों को आपको बंदोबस्त करना होगा। ये बंदोबस्त करने के लिए गांव की ओर जाना होगा। अगर ये गांव की ओर संगठन बनाते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा कर सकते हैं। आपने हमारी बात सुनी। अभी यह कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे माननीय चौधरी विकास पटेल साहब अभी आपको बहुत सारे दिशा निर्देश देंगे, उसका पालन करते हुए आप लोगों को हमें अनुशासन में रह करके काम करना है। धन्यवाद। और की बात आती है। सिद्धांत मौर्य सर, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। साथियों, आज की इस विशाल धरना प्रदर्शन एवं महारैली को नेतृत्व कर रहे माननीय चौधरी विकास पटेल सर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली, आप आए और इस महारैली को संबोधित करें। साथियों, साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारतीय बेरोजगार मोर्चा के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की सरकार, जो कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना पर काम कर रही है, उससे सवाल करने के लिए आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। हम आपसे खून नहीं मांग रहे, हम आपसे खून नहीं मांग रहे हैं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी को लगता था कि देश आजाद हो जाएगा तो खून की व्यवस्था हो जाएगी। मगर 75 साल में इतना ज्यादा बदतर स्थिति में हमारे लोगों को पहुंचा दिया कि अभी खून की बहुत दिक्कत हो गई। हमारे लोगों के पास खून की कमी हो गई।
और महिलाओं के पास तो लगभग महिलाओं के पास में खून की कमी है, तो खून तो नहीं मांग रहे, खून बहाने की बात भी नहीं कर रहे, लेकिन पसीना बहाने की बात जरूर कर रहे हैं। अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हो तो लड़ाई लड़ने के लिए पसीना बहाना पड़े। बिना पसीना बहाए आपको आपके हक अधिकार नहीं मिल सकते। और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि धूप में खड़े होने से कोई मर नहीं जाएगा, धूप में खड़े होने से कोई कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो हम लोगों का पुश्तैनी काम ही रहा कि हम लोग बरसात में भी खेत में काम करते हैं, सर्दी में भी खेत में काम करते हैं, गर्मी में भी खेत में काम करते हैं, और कड़ाके से कड़ाके की धूप में भी खेत में काम करते हैं। तो अगर हम कड़ाके से कड़ाके धूप में, कड़ाके से कड़ाके की ठंडी में और कड़ाके से कड़ाके की बारिश में खेत में काम कर सकते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए 2 घंटे 4 घंटे मैदान में नहीं डट सकते? निश्चित रूप से डट सकते हैं। और इसलिए हम लोग डटे हुए हैं, और इसलिए आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। और ये योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देने के लिए आए कि ये जो आपका फंडा है, हम समझते हैं आप स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं समझते होंगे, हम समझते हैं आप स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जो खेती चल रही है हिंदू मुसलमान पे, ये खेती के लिए अनपढ़ होना जरूरी। अनपढ़ आदमी को आप समझाओगे नहीं हिंदू मुसलमान लड़ना है, हिंदू मुसलमान लड़ना है, हिंदू मुसलमान लड़ना है, वो समझ जाएगा, क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी क्या कहेगा? अरे मैं तो ग्रेजुएट हो गया हूं, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया हूं, बीएड कर लिया हूं, बीटीसी कर लिया हूं, पीएचडी कर लिया हूं, बीटेक कर लिया हूं, एमटेक कर लिया हूं। अरे रोजगार किधर है योगी जी? ये हिंदू मुसलमान छोड़ो, रोजगार कहाँ है? तो रोजगार तो देना नहीं, और रोजगार देना नहीं, और ये हिंदू मुसलमान की खेती करके सरकार बनाना है, तो अब ये हिंदू मुसलमान की खेती नहीं चलेगी। और इसके लिए जो जाहिल बनाना चाहते हैं, इसलिए तो स्कूल बंद कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियों को जाहिल बनाकर उनका उपयोग करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इस देश में आरएसएस बीजेपी के लोग संविधान को नहीं मानते। संविधान में लिखा है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं ये नहीं मानते, और ये नहीं मानते इसलिए स्कूल बंद कर रहे हैं। हम जानते हैं मौका तलाश रहे हैं संविधान को बदलने। जब ये मजबूत होते हैं तो कहते हैं हम संविधान बदल दें। जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने कहा संविधान की समीक्षा होगी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 2024 का चुनाव आया तो इनके तमाम नेता कहने लगे कि हमको 400 पार चाहिए। तो कहा क्यों चाहिए भाई 400 पार? कहा 400 पार संविधान बदलने के लिए चाहिए। अब संविधान क्यों बदलना चाहते? संविधान क्यों इनके मन में है? संविधान इसलिए इनके मन में नहीं है क्योंकि ये मनुस्मृति का राज लाना चाहते हैं, और मनुस्मृति की योजना पर चाहे केंद्र की सरकार हो आरएसएस की या यूपी की सरकार हो आरएसएस की, एको नरेंद्र मोदी, योगी, मुखौटे, ये सरकार नहीं चला रहे। सरकार तो आरएसएस के हेडक्वार्टर से चल रही है, और उनका एजेंडा है इनको जाहिल बनाया जाए, इनको अनपढ़ बनाया जाए, इनको बेरोजगार बनाया जाए, इनको नशाखोर बनाया जाए। इसलिए दारू के ठेके बढ़ाए जाए। बहुजनों की बस्तियों के आसपास खास तौर से दारू के ठेके खोले जा रहे। क्यों खोले जा रहे? सोचा आपने क्यों खोले जा रहे? इसलिए खोले जा रहे हैं जो आदमी नशाखोर हो जाता है 70 की तलाश में पूरा दिन गंवा देता है। शाम तक उसको 70 का जुगाड़ करना है, और 70 का जुगाड़ करने के लिए जो नारा लगवाना है लगवा लो, जिसके ऊपर पत्थर फेंकवाना है फेंकवा लो,
जो करना है करवा लो, मगर 70 का जुगाड़ उसका होना चाहिए। तो एक तरफ स्कूल बंद, दूसरी तरफ दारू शुरू, और दारू के साथ साथ पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल उत्तर प्रदेश में, बहुत कुछ चल रहा है। तो ये जो बहुत कुछ चल रहा है, ये क्यों चल रहा है सबको समझ में नहीं आता। लेकिन अब सब तो जाहिल नहीं बचे बहुजन समाज, तमाम लोग तो समझदार हो गए, और वो पढ़े लिखे इसलिए समझदार हो गए, इसलिए वो हिंदू मुसलमान का झंडा उठाने के लिए नहीं तैयार है। वो तो कह रहे हैं शिक्षा दो, रोजगार दो, आरक्षण ठीक से लागू करो, संविधान को इधर उधर नहीं होने देंगे। कौन कह रहा? जो समझदार है, और जो अनपढ़ जाहिल है उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इनको दिक्कत पैदा हो गई है बहुजन समाज में, जो पढ़े लिखे लोग पैदा हो गए उनसे दिक्कत पैदा हो गई। पहले ये कह रहे थे अरे मेरिट कहाँ है, मेरिट कहाँ है, मेरिट कहाँ है। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया पिछला, पता समझ रहे हैं अरे टीचरों का मामला, कुछ लोग समझ रहे हैं अरे जो बीएड बीटीसी किए हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी उसका मामला। अरे उसका मामला नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने लोग इलाज करा सकते, तो प्राइवेट स्कूल में कितने लोग पढ़ा सकते? प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ा रहा है? आप सर्वे कर लो उठाए, कौन पढ़ा रहा? गरीब आदमी पढ़ा रहा। और गरीब कौन है? कहानी में गरीब ब्राह्मण है, एक्चुअल में गरीब ओबीसी एससी एसटी है। जितनी कहानी पढ़ोगे उसमें गरीब ब्राह्मण है, उसमें ओबीसी एससी एसटी कहीं गरीब नहीं लिखा है। लेकिन जब आप जमीन पे जाओगे, गांव में जाओगे, देहात में जाओगे, घरों में जाओगे, तो गरीब हमारा आदमी है, और हमारा आदमी प्राइमरी स्कूल के भरोसे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये प्राइमरी स्कूलों को बंद करना चाहे, और बंद करने के लिए बहाना ढूंढ रहे। जैसे किसी कुत्ते को मारना हो तो पहले प्रचार करना पड़ता है कि कुत्ता पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया, पागल है, पागल है नहीं है कौन जांच करने जाएगा। प्रचार हो जाए कुत्ता पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो, लोगों के दिमाग में बैठ गया कुत्ता पागल हो गया। एक दिन दौड़ा के ठोक दिया उसको, खत्म, कुत्ता मर गया। जिसने सुना कुत्ता मर गया कहा बहुत अच्छा हुआ मर गया, अरे पागल हो गया था हमें भी काट लेता, मर गया बहुत अच्छा। ऐसे इन लोगों ने बीएसएनएल को बर्बाद किया। बीएसएनएल वाले कहते रहे हमको 3G दे दो, 4G दे दो, ये नहीं दे रहे। प्राइवेट कंपनियों को देते रहे, बीएसएनएल को नहीं देते रहे, बर्बाद करने। और बीएसएनएल का 60 फार्म निकलवाया, भाई साहब नहीं लगेगा। लोग प्रचार किए, लोगों को पता चल गया भाई साहब नहीं लगेगा। अरे भाई जब सरकार के पास में ये है, सरकार नहीं लगने देगी तो नहीं लगेगा, क्योंकि किसी कंपनी का जो मालिक होता है वही कंपनी के लिए जिम्मेदार होता है चलाने के लिए, नौकर जिम्मेदार नहीं होता। अब योगी जी पता नहीं कितने क्लास तक पढ़े हैं, मुझे तो पता नहीं है। अगर कुछ क्लास तक पढ़े होते तो उनको ये बात समझ में आती कि मालिक जिम्मेदार होता है, नौकर जिम्मेदार नहीं होता है। जो मैनेजर है वो जिम्मेदार होता है किसी कंपनी का। अगर बीएसएनएल फेल हो रहा है, अगर बिजली विभाग फेल हो रहा है, अगर स्कूल फेल हो रहा है, कौन फेल कर रहा है? कौन फेल कर रहा है? सरकार फेल कर रही है, कर्मचारी नहीं फेल कर रहे। अरे मास्टर तो केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ाते हैं, और सरकारी मास्टर ही नवोदय विद्यालय में भी पढ़ाते हैं। वहां कैसे पढ़ाई होती है? होती है कि नहीं होती? आप लोग सब लोग लाइन लगाते हैं कि नवोदय में हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए, कि नहीं लगाते? लगाते हैं कि नहीं लगाते? क्यों लगाते? आपको यकीन है कि नवोदय में बढ़िया पढ़ाई होती है और पैसा भी नहीं लगता है। आपको यकीन है, आपको यकीन है कि सेंट्रल स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती है, इसलिए लाइन लगाकर एडमिशन करवाते हैं बच्चों। तो ये प्राइमरी स्कूल भी तो सरकार ही चला रही है। अरे भाई हम आप थोड़े ही चला रहे हैं। तो इसको खराब क्यों किया जा रहा है? इसको जानबूझकर खराब किया जा रहा है, और अपनी नालायकी का ठीकरा मास्टरों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। नालायकी किसकी? सरकार की। ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जा रहा है? टीचरों के ऊपर। पढ़ाते नहीं, अच्छा चलो वेतन सरकार दे रही, टीचर नहीं पढ़ाते तो पढ़वाएगा कौन?
अरे प्राइवेट आदमी के पास कोई पावर नहीं है जो प्राइवेट स्कूल चलाता है, वो पढ़वा लेता है। तुम्हारे पास सरकारी पावर है, तुम नहीं पढ़वा पाए। अरे अजीब मामला है भाई। अरे तुम्हारे पास इतनी पावर है, तुम कहते हो तुमसे गुंडे माफिया सब थर थर कांपते हैं, कर्मचारी ही नहीं कांपते, उनसे तुम कांप गए, स्कूल बंद कर रहे हैं। गुंडे माफिया तुमसे कांप रहे हैं और कर्मचारी से तुम थर थर कांप के कि इनसे नहीं पढ़वा पाएंगे, स्कूल बंद कर। ऐसा मामला कुछ है नहीं, ये मूर्ख बनाने का मामला। मान लो कोई आदमी बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास ले जाओगे, डॉक्टर 10 जांच लिखेगा। क्यों लिखेगा? किस कारण इसको बीमारी है भाई, पहले ढूंढा जाए फिर उसका इलाज किया जाए। मान लो स्कूल बीमार हो गया, बच्चे कम आ रहे हैं, चलो सरकार की तर्क मान लेते हैं कि बच्चे कम आ रहे हैं तो कैसे चलाया जाए, स्कूल बीमार हो गया। अरे जांच तो करो कि क्यों बीमार हो गया और फिर उन कारणों को दूर करो तो स्कूल स्वस्थ हो जाएगा, चलने लगेगा। मरीज की बीमारी ठीक करने के बजाय मरीज को मार डालोगे। सरकार तो वही कर रही है। अरे बीमारी ठीक करने के बजाय मार डालने के प्लान पर काम कर रही है। मार डालने के प्लान पर काम करने की जरूरत नहीं है। सरकार को ये आंख खोलकर देखने की जरूरत है कि अगर हम 5 क्लास चलाते हैं तो 5 टीचर हैं कि नहीं। आंख खोलकर, और आप लोगों को भी आंख खोलकर देखने की जरूरत है। जो कहते रहते टीचर नहीं पढ़ाते, उनको भी आंख खोलकर देखने की जरूरत है। जो प्रोपेगेंडा के शिकार हैं कि कुत्ता पागल हो गया है, उनको भी आंख खोलकर देखने की जरूरत है कि 5 हैं, 5 पढ़ाते हैं प्राइमरी स्कूल में, 5 टीचर हैं किसी में नहीं। अब नहीं है तो क्या होगा? फिर मास्टर उनको क्या कह रहा, जनगणना तुमको ही करना है, मतगणना तुमको ही करना है, फिर बीएलओ का काम तुमको ही करना है, और फिर खिचड़ी भी तुमको ही बनवाना है, फिर ठेकेदारी का काम भी, स्कूल बनवाने का काम भी तुमको ही करना है, फिर ये सारा कागज पत्तर भी तुमको ही बनाना है, और ऑफिस में ले जाकर जमा भी तुमको ही करना है। अब पढ़ावे कि सरकार का काम करे, पढ़ावे कि सरकार का काम करे। तो सरकार जानबूझ के बर्बाद करने में लगी। क्या बैठने की बढ़िया व्यवस्था है सरकारी स्कूलों में? है? नहीं है। क्यों नहीं? ये मास्टर करेगा कि सरकार करेगा? न बैठने की बढ़िया व्यवस्था, न पढ़ाने के लिए पर्याप्त टीचर, न पीने के लिए सही पानी की व्यवस्था, और किताब समय पर आ जाती है? अभी तक नहीं आई। सत्र आधा निकल जाता है तब किताब आती। कौन पढ़ाई होगी? सरकार कह रही बच्चे, अरे बच्चे कैसे एडमिशन ले? फिर आपने कह दिया कि अब 6 साल में एडमिशन होगा, छोटे बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, तो 6 साल तक घर बैठाया रहेगा। कोई आदमी अपने बच्चे को, जागरूक माँ बाप 6 साल तक घर बैठाया रहेगा अपने बच्चे को, कहीं ना कहीं दाखिला करवाएगा। अब प्राइवेट वाले तो LKG UKG चलवा रहे हैं, उसमें दाखिला करवा लेगा तो वहां से निकाल कर लाएगा आपके सरकारी स्कूल में। कमी किसकी है? कमी टीचर की नहीं है। कमी अगर है तो ये कमी सरकार की है, सरकार की नालायकी है। मगर सरकार अपनी नालायकी का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ना चाहती है? सरकार अपनी नालायकी की ठीकरा मास्टरों के ऊपर फोड़ना चाहती है। मास्टर इसके शिकार नहीं बनेगा। अरे मास्टर तो नौकरी किया है, ये स्कूल ना सही, वो स्कूल सही, वो स्कूल ना सही, वो स्कूल सही। मास्टर का क्या नुकसान होगा? नुकसान हमारा आपका होगा, हमारे आपके बच्चों का होगा, हमारे आपके समाज का होगा। ये नुकसान हमारा होगा, ये नुकसान मास्टरों का नहीं होगा। ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये सरकार की नालायकी है, ये मास्टरों की नालायकी नहीं है। पहले बात ये कंफर्म हो जाना चाहिए, नहीं तो कुत्ता पागल हो गया है। इस प्रोपेगेंडा के शिकार बहुत लोग हो गए। एक मास्टर नहीं पढ़ाते हैं तो भले बंद कर दे, कहते हैं नहीं कहते गांव देहात में के अरे पढ़ाते नहीं तो बंद हो जाए, ठीक है, कहते नहीं कहते। क्यों कहते? क्योंकि उस प्रोपेगेंडा के शिकार हैं। वो कभी नहीं ये कहते कि नहीं अरे
मास्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं कहते। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के बराबर क्यों नहीं खड़ा कर रहे? ज्यादातर लोगों की मानसिक, तुम तो अपने बेटों को इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान पढ़ाते हो, विदेशों में पढ़ाते हो, और हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम भी नहीं पढ़ने देना चाहते। अब जो जागरूक गार्जियन है वो चाह रहा है कि हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। अब इंग्लिश मीडियम तुम प्राइमरी स्कूलों को बहुत कम करते हो, करते नहीं हो। अरे आप जब प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दे रहे हो तो प्राइवेट स्कूलों के बराबर स्टैंडर्ड सरकारी स्कूलों का बनाओ। ये मास्टर नहीं बनाएगा, ये सरकार बनाएगी, और सरकार अगर ये स्टैंडर्ड बना दे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं प्राइवेट स्कूलों में ताला लग जाएगा और सरकारी स्कूलों में ही सारे लोग अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करेंगे। आज ये बंद हो रहा, मजा आ रहा है। आज ये बंद हो रहा ना, मजा आ रहा है। कल जब प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। जो 100 रुपया ले रहा है वो 2000 रुपया मांगेगा, जो 2000 ले रहा है वो 10,000 मांगेगा, और जो 10,000 ले रहा है वो 1 लाख मांगेगा। एकाधिकार हो जाएगा ना। अभी तो कंपटीशन है, एक प्राइवेट है, एक सरकारी, एक कंपटीशन है। सरकारी को तोड़ना है तो प्राइवेट वालों को अपना दाम कम करके रखना है, लेकिन जब सरकारी टूट जाएगा, बचेगा अकेले प्राइवेट, तो एकाधिकार कहते हैं इसको मार्केट में। जब ये एकाधिकार हो जाएगा तो अपनी फीस इतना बढ़ाएगा कि ये जो हमारा समाज है, इस समाज की हैसियत नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ा ले रहा है। क्या आपके पास है? क्या आपके पास? मोदी जी ने कहा था किसानों की इनकम 2 गुना करेंगे। अरे 2 गुना करने का किसानों को इनकम तो नहीं किया, लेकिन खाद का दाम 2 गुना कर दिया, बीज का दाम 2 गुना कर दिया, सिलेंडर का दाम 2 गुना कर दिया, हर चीज बढ़ा दिया। किसानों की इनकम छोड़कर हर चीज बढ़ा दिया, हर चीज का दाम बढ़ा दिया। तो किसान नहीं पढ़ा सकता, मजदूर नहीं पढ़ा सकता, तो हमारे समाज में सबसे ज्यादा आबादी किसकी? इन्हीं की है। जो छोटा नौकरी करने वाला वो भी नहीं पढ़ा पाएगा, इतनी फीस बढ़ जा। उनको भी समझ में नहीं, अरे हमारा बच्चा थोड़े प्राइमरी स्कूल में जाता है। जब ये बंद होगा तो इतनी फीस बढ़ेगी ना कि वो भी नहीं पढ़ा पाए। तो ये लड़ाई केवल टीचर की नहीं है। टीचर की तो नौकरी मिल गई है, वो चलेगी, उसकी लड़ाई नहीं है। उसका तो इस स्कूल से उस स्कूल जाएगा। वास्तविक लड़ाई समाज की लड़ाई। और जो लाखों लोग बीएड कर लिए, बीपीएड कर लिए, और फिर बीटीसी कर लिए, और कहा कि अब लाखों पद खाली है, हो जाए। अब इनको बड़ा कष्ट है कि जब नौकरी देते हैं, कितना भी काट छांट करते हैं, तो 50% तो देने पड़ता भाई। SC ST OBC का आरक्षण है। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला किया, अभी तक मामला चल रहा है। गले का फांस बना हुआ है, ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। बहुत परेशान है। तो घोटाला भी करते हैं तब भी बहुत लोग हो जाते हैं SC ST OBC के, तो बड़े कष्ट में हैं। तो ये कष्ट दूर करने के लिए ये चाहते हैं कि अब कोई चीज सरकारी नहीं रहनी चाहिए, सब सरकारी खत्म। जब सब प्राइवेट हो जाएगा तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी सरकारी जगह, ना रहेगा आरक्षण। सरकारी जगह खत्म, आरक्षण खत्म, और जनता का दावा किस पर? सरकारी पर है ना। ये सरकारी है, यहाँ खड़े हैं। प्राइवेट होता तब तो ये सरकारी है इसलिए खड़े हैं, प्राइवेट होता तो नहीं। एक एक चीज बेचा जा रहा है, क्योंकि ये लोग इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। शिक्षा से, धन से, हर प्रकार से वंचित करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इस देश में, इस देश की बहुसंख्यक आबादी को गुलाम बनाया जाए। इसलिए इससे बाहर निकलना पड़े और गांव-गांव जाकर ये बात लोगों को समझाना पड़ेगा। लोगों का आंदोलन मजबूत करना पड़ेगा। अभी हम लोग लखनऊ में आए हैं योगी जी को ये कहने के लिए कि योगी जी समझ जाओ, चुनाव भी नजदीक ही है 27 में। तो समझ जाओगे तो आपके हित में ही होगा, और अगर नहीं समझोगे तो हम तो समझा ही रहे हैं लोगों को। तो फिर जो भाषा आपको समझ में आती है उस भाषा में समझा देंगे, और जहां से आए थे वहीं भेज देंगे। जहां से आए थे वहीं भेज देंगे वापस। तो उधर ही बजाने का, इधर का काम खत्म करते हैं।
तो इसलिए ये हम लोग यहाँ चेतावनी देने के लिए आए, और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में, इतनी धूप और बरसात के बावजूद हम लोगों के आह्वान पर आए, इसके लिए आप सभी को आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये लड़ाई अकेले की लड़ाई नहीं, लेकिन ये जो गूंगे बहरे लोग हैं, जो पुलिस को आगे करके इस देश में शासन चलाना चाहते हैं और जनता के अधिकारों को और जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, उसके लिए इतनी ही ताकत पर्याप्त नहीं है, और ज्यादा ताकत बनानी पड़े। और अगली बार जब ऐलान होगा, जिस भी आंदोलन का ऐलान होगा, गुना ज्यादा लोग मैदान में उतरेंगे, और उसके से ही आप लोग जाकर शुरू करेंगे। इतना ही इस मौके पर कहना चाहते हैं। और यहां से हम लोग शिक्षा निदेशक के पास में उनको ज्ञापन देने के